नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। टॉप न्यूज में सबसे ज्यादा आपको मैं पंजाब की तरफ ले चलूंगा। पंजाब में कृषि कानून हटाए गए। पंजाब में क्यों, देश भर के कृषि कानून निरस्त किए गए। और प्रधानमंत्री मोदी का इसमें कोई दोष नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कहा कि हम कुछ लोगों को नहीं समझा पाए, कि उनकी सरकार की गलती थी और इसलिए हम हटा रहे हैं। उन्होंने आंकड़े भी दिया कि 10 करोड़ किसानों का फायदा हो रहा था। उन्होंने आंकड़े भी दिया कि आज देश का जो 80% किसान है, 2 हेक्टेयर से कम जोत की भूमि उसके पास है, उसका फायदा था। लेकिन हम कुछ लोगों को नहीं समझा पाए। मैं प्राइम मिनिस्टर के बातों पर ही भरोसा करूंगा। मास्टर स्ट्रोक वाली सरकारी हिंदुओं पर भरोसा मेरा नहीं। साफ बोलता हूं, इसलिए कम लोगों को मैं पसंद आता हूं, लेकिन मैं साफ बोलना पसंद करता हूं। प्राइम मिनिस्टर पे भरोसा है जो उन्होंने कहा। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनको कुछ लोगों को नहीं समझा पाए, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी और सरकारी हिंदू कूद गए कि देश के खतरों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने लिया, राष्ट्र के लिए लिया, ढेकना लिया, फलाना लिया। आज अगर किसान लॉ वापस लिया, देश की सुरक्षा के लिए लिया, तो आप बताइए लुधियाना में बम ब्लास्ट क्यों हो रहा है? ये फंस गए अपने ही ट्रेंड में। इनको मालूम नहीं था, क्योंकि ये चाहते, हिंदुओं को जानते हैं कि इतिहास पढ़ने का बोध नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो इनके अनुरूप ही किया, इनकी बात मान ली। फिर लुधियाना में बम ब्लास्ट क्यों हुआ? फिर कपूरथला में कोई मंदबुद्धि बेचारा मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को मार क्यों दिया गया? फिर हरमिंदर साहब में क्यों लोगों को मारा गया? यानी पंजाब में अराजक तत्व सक्रिय थे। वो उसको रोकने की जगह आप कृषि कानून के बहाना लिए हो। आज जो सामने आया है कि लुधियाना के बम ब्लास्ट में जो बम फोड़ने वाला था, जिसकी बॉडी आइडेंटिफिकेशन हुई है, वो एक पुलिस अधिकारी गगनदीप सिंह था। अब आप समझो, बर्खास्त हवलदार लुधियाना कोर्ट में के धमाके का जिम्मेदार था। यानी वहां का पुलिस, पंजाब के पुलिस के बारे में हर कोई जानता है कि वो पूरी तरह से कम्युनलाइज है। कम्युनलाइज अपने, आखिर वो बम विस्फोट क्यों करने गया, किस लिए गया? ये बड़ा खुलासा हुआ है। उस खुलासा में ये है कि वो पहले ड्रग केस में जेल जा चुका है। पंजाब की मूल समस्या ड्रग हटाने की जगह किसान के आग लेते रहे ये लोग, अमरिंदर और इन लोगों ने। भाई आए थे अकाली भाजपा को हरा करके ड्रग साफ करेंगे, और अब तक तुमने रिलायंस के टावर उखड़वाने शुरू किए। तुम्हारा ड्रग से मैटर ही नहीं था। पुलिस में ड्रग केस में अंदर जाने वाला व्यक्ति, पंजाब पुलिस के डीजीपी आज चंडीगढ़ में एक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें बताया कि जो बम ब्लास्ट हुआ है उसमें इस शख्स का नाम गगनदीप सिंह गग्गी है, पंजाब का रहने वाला है, पुलिस में कांस्टेबल था, 2019 में एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने दोषी ठहराया तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, इसलिए वो बम फोड़ने गया। अब बताओ इसका किसान आंदोलन से क्या है, जो कई सरकारी हिंदू आज भी कह रहे हैं मोदी जी ने आज ठीक किया था। अब बताओ ठीक क्या, तो इसको तो कभी कोई हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, पर इसने लिया। और गगनदीप इसी साल सितंबर में जेल काट के आया है, और उसकी जो है पुलिस ने वेरीफाई कर लिया है, वो भी उसमें मारा गया है। और ये खन्ना के तेग बहादुर नगर में रहता था, और उस पर लुधियाना की कोर्ट में जो है केस चल रहा था, उसी बदले में वो गया, अपने काम में गया। इसका श्रेय फिर किसान आंदोलन का कुछ मूड दे रहे हैं। हद हो गई किसान आंदोलन वापसी का। यानी वो हर चीज पर आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सीधी चीज है कि पंजाब पूरी तरह से रेडिकलाइज हो रहा है। पंजाब पूरी तरह से सफेद पुड़िया की गिरफ्त में है। आज एक पुलिस वाला बम फोड़ रहा है, सफेद पुड़िया का धंधे चला रहा है। पंजाब, महाराष्ट्र, केरला, बंगाल, ये धधकते ज्वालामुखी पर बैठे हैं। यहाँ कोई कानून वापस लेकर नहीं, इनको कानून सिखाकर ही इनको रास्ते पर लाया जा सकता है। सीधी सी बात है। इस एक लाइन के बात में जो समझ ले वो आपको वही बेहतर है। और इस बात को लेकर आपको समझ जाना चाहिए कि पंजाब की स्थिति धड़कते हुए ज्वालामुखी पर बैठने की। अब आपको एक और खबर कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि
हम कपूरथला में एक मंद बुद्धि का जो जिस तरह से लिंचिंग की गई और कहा गया बेअदबी, बेअदबी किया गुरु ग्रंथ साहब का, आपने ध्यान दिया होगा, बेअदबी किया गुरु ग्रंथ साहब का। तो आपको बता दूं कि बेअदबी का कोई भी सुराग नहीं मिला है जांच में, उस पर कोई बेअदबी नहीं। वो भूखा था, रोटी की तलाश में था और उसको मार दिया गया, मर्दांगी दिखाकर मार दिया इन लोगों ने। कोई बेअदबी उसने नहीं किया, ये जांच में साबित हुआ है। और ये खुद क्रिश्चियन चन्नी, दौड़ बड़ा करो इसको, जो लोगों को ध्यान से समझ में आए, और बड़ा करो। देखिए कपूरथला लिंचिंग केस में ये बात सामने आई कि जिस निश्चित व्यक्ति की हत्या की गई उसने किसी तरह की बेअदबी नहीं की। तो आप जानते हैं पंजाब सिर्फ बहाने ढूंढ रहा है, पंजाब का जो अतिवाद है। और ये इसका एक ही समाधान है, हरे टिड्डों के तुष्टीकरण करते करते हमने एक देश दे दिया और आज तक हम वो विभाजन ही भुगत रहे हैं, अल्पसंख्यक का आयोग और ये वो बना के फंड देकर। ये भी तुष्टीकरण की राजनीति है, जो खालिस्तानियों का तुष्टीकरण हो रहा है। ये भारत के लिए खतरनाक है और ये तुष्टीकरण बंद होना चाहिए। हर सरकारों ने, कोई हरे का करता है, कोई खालिज का करता है, हिंदुओं की शर्त पर करता है, हिंदुओं के अधिकार छीन कर करता है। आप भारत के संविधान के समानता के अधिकार को लागू करिए, किसी के तुष्टीकरण की जरूरत नहीं है। जिस खालिज ने एक मंद बुद्धि की हत्या की उसे जेल में जाना चाहिए, लेकिन विडंबना यह है कि एफआईआर उस मंद बुद्धि के खिलाफ हुई जो बेचारा मारा गया। यहाँ पंजाब का पुलिस बम फोड़ता चल रहा है और मंदबुद्धि को मार रहे हो, उस पर केस दर्ज नहीं हो रहा। वहां तलवार से काट रहे थे निहंग, उस पर केस दर्ज नहीं हो रहे, जिंदा जलाने पर नहीं हो गए, गैंग रेप पे नहीं हो रहे, और उसके बाद अंत में कृषि कानून भी वापस लिए। तुष्टीकरण करते चले जाइए, वो अपने अपराध नहीं रोकेंगे, क्योंकि उनको अपराध के लिए विदेशी फंडिंग होती है। और विदेशी फंडिंग जब होती है तो फिर तो पैसा का ही असली मोहमाया होता है। और यही मोहमाया आपको दिख रहा है कि ये सब पैसे के लिए कर रहे हैं और कोई सब बात नहीं है। पहला पैसा, दूसरा रेडिकलाइजेशन, जो ब्रिटेन से, हमारे हरे पड़ोस से, सब कनाडा से रेडिकल रूप तैयार किया जा रहा है भारत को तोड़ने के लिए। भारत की तोड़ने की शक्ति को, भारत की कुचलने की शक्ति अर्थात हमारी सेना और पुलिस सरकार जब तक नहीं कुचलती, आप लाख इनको समझा के रहिए, नहीं समझेंगे। इंदिरा गांधी ने यही किया था, पहले खूब इनको बढ़ाया, खूब तुष्टीकरण किया, जब सर पर बैठ गए तब जाके कुचला। तो वो स्थिति ना आए, इससे पहले ही छोटे छोटे स्तर पर ही कानून लागू करके इनको आप रास्ता दिखा दीजिए, क्योंकि ये भारत के लिए खतरनाक है। स्थिति आज की भारत की लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, अब मैं अगली खबर ले रहा हूं आपको उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जो मूल खजांची है, खजांची पर ही हाथ डाल दिया है सरकारी एजेंसियों ने। मैं मास्टर स्ट्रोकबाजियों की तरह नहीं कहूंगा मोदी सरकार, क्योंकि इससे यही होगा कि एजेंसी का दुरुपयोग मोदी जी कर रहे हैं, जो मास्टर स्ट्रोकवादी ज्यादा व्यू पाने के लिए मोदी मोदी करके मोदी जी को ही बदनाम करते हैं। मैं कहूंगा एजेंसियों ने, क्योंकि इतने पैसे मिले तो एजेंसी की सूचना होगी, इसलिए ईडी और आईटी जो है। और पीयूष जैन के पास से करीब 180 करोड़ रुपए कैश, तो चुनाव में बट नहीं थे, 180 करोड़ रुपए कंटेनर लाए गए पैसे उठाने के लिए। इतने पैसे इस मशीन से सिर्फ गिनती नहीं हुई। फोटो अगर है तो दिखाओ जरा नरेंद्र, या तो मेरे फेसबुक वॉल पे होगा। मशीन से सिर्फ गिनती नहीं हुई, कंटेनर लाला के नोट भरे गए। और ये कार्रवाई जीएसटी को लेकर चल रही, ठीक है। पीयूष जैन जो है, इस पर आपको बहुत सारे लोग कहेंगे, यूट्यूबर्स ही को कहेंगे मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला। अगर जरा भी सेंस होगा तो प्राइम मिनिस्टर को बदनाम मत करो, एजेंसी अपना काम कर रही है। और दूसरे पक्ष भी वही बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने किया, अमित शाह ने किया। दूसरे पक्ष का भी मेरा यही कहना है कि अगर तुम्हारे हिसाब से तो 180 करोड़ कैश किसी के पास होते नहीं। ये समाजवादी परफ्यूम लॉन्च कर रहा है, तो सोचिए 180 करोड़ इस अखिलेश का वित्त मंत्री है, ये उसकी पार्टी का। तो इसमें जो है, इसका नाम है समाजवादी पार्टी का है एक एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन। पंपी जैन का करीबी है ये पीयूष जैन। और ये पंपी जैन
अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का खजांची है। पार्टी का इतना फंड जो बंटने के लिए चुनाव में था पैसा, जो आरोप के मुताबिक, उसी पैसे पर हाथ डाला गया है। ये कुछ दिन पहले एक बड़े कपड़ा व्यापारी, उसके बाद काफी सारे करीबियों पर जीएसटी का जो छापा पड़ा है, कहा जा रहा है ये दबाव बनाने की कोशिश है। आपको सच बताऊं, 20 से 21 तारीख हो जाता है, जीएसटी के नोटिस हमको आने लगते हैं, मैसेज और फोन, ऐसी स्थिति है। तो जीएसटी की नजर है सब पर, जीएसटी की टीम जो है उसकी नजर है। मुझे छोटी सी कंपनी कपूर मीडिया, उसमें 21 तारीख को मैसेज आ जाता है। कहोगे तो अभी दिखा दूंगा, ये तो इसी मोबाइल में है, तो दिखा देता। तो जीएसटी की नजर है, इसलिए मैं कहूंगा कि इसको विपक्ष मोदी की बदले की नीति और पक्ष मोदी जी ने वाह वाह, इन दोनों का एक ही नुकसान है कि प्राइम मिनिस्टर पद की गरिमा पर सवाल न उठाया गया। ये जो पीयूष जैन है, इसका बहुत बड़ा कारोबार है, कानपुर का, और इन सब का जो है, इनके पास से नोटों के बंडल मिले हैं। इसका पुराना इतिहास है। पहले कांग्रेस का काला और फेयर एंड लवली करता रहा, फिर इसने बसपा के साथ फेयर एंड लवली किया, अब वो सपा में फेयर एंड लवली कर रहा है। 180 करोड़ ऐसे थोड़े होते हैं। और ये अखिलेश यादव का खास विश्वास पात्र है। कहा जा रहा है कि इसके कारण जो है, इसी के बल पर अखिलेश यादव के लिए गुजरात में इन्वेस्टर्स मीट भी कराई गई थी। अखिलेश यादव को क्या इन्वेस्टर्स की समझ है, लेकिन इन्वेस्टर्स मीट कराई गई थी, उसकी धमक बढ़ती गई। और जो है, इसमें आपको पूरी मीडिया देखेंगे, अमर उजाला जितने भी हैं, वो सब किसी न किसी तरह आपको दिखाएगा कि मोदी जी बदला ले रहे हैं, फलनामा ढेकना हो रहा है। 180 करोड़ बदला ले रहे हैं, 180 करोड़ को घर में रखेगा तो कोई भी जांच करवाएगा। इसमें जो है महानिदेशालय जीएसटी का इंटेलिजेंस जो है, अहमदाबाद की टीम ने इस पर गुरुवार को छापा मारा। उसके घर की दीवारों के नोट फड़े मिले एकदम, और दीवार को नोट के छिपाने के लिए अलग तरह तरह के दीवार बनाए गए थे, सब नोट भरे हुए थे। कैश गिनने का सिलसिला जारी रहा, 13 मशीन मंगवानी पड़ी, 180 करोड़ के आसपास की नकदी जब्त हुई। और ये पूरी तरह से अखिलेश यादव का समाजवाद है, जो नंगा दिख रहा है, नंगा समाजवाद है। इस नंगे समाजवाद के जरिए ये यूपी में सत्ता पाना चाहता है। यूपी की जनता से मेरा अनुरोध है कि आपको योगी आदित्यनाथ से ज्यादा सक्षम, सत्यनिष्ठ कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह माफियाओं की नकेल कसी है, जिस तरह से अपराधी हरे चिड्डों को ठूसा है, उनकी संपत्तियां जब्त की है, उस तरह का मुख्यमंत्री आपको भविष्य में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कोई पॉलिटिकल करेक्ट होना चाहता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को अगर 300 प्लस पर ले जाइए, जाति छोड़कर, हर चीज छोड़कर, तो आप लंबे समय में एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना देख पाएंगे। वरना आपको इसके बल पर खरीद कर ये लोग मालामाल बनते हैं। मत बिकिएगा पैसे के लिए, अब तो इनके पास रहा भी नहीं। जब यूपी का चुनाव था और नोटबंदी हुआ था, तो मायावती जी तबाह हो गई थी उनकी पार्टी। अब ये पीयूष जैन की गिरफ्तारी के बाद से अखिलेश भैया तबाह हो रहा है। तो अच्छा है, करप्ट लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस पे, और कोई सरकार को भी कहेगा तो मैं कहूंगा ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, जीएसटी की नजर सब पर है, जीएसटी के टैक्स ठीक से बढ़िएगा। अगली खबर में आपको ले जाता हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ। कोर्ट की आदत है टांग कई जगह घुसेड़ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा यूपी में चुनाव टालिए मोदी जी, योगी जी को, क्योंकि ओमिक्रॉन आ रहा है। आपको पहली नजर में ये ठीक लगेगा, लेकिन इलाहाबाद, मैं वही टेक्निकली बात बताता हूँ, इसको फिर कोई मोदी योगी से जोड़ेगा। मेरा मानना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये बात चुनाव आयोग से कहना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वो सक्षम है, कोई योगी मोदी नहीं करेंगे, रोकेंगे या करेंगे। और योगी मोदी को कहने का मतलब है कि पूरा चुनाव तंत्र मोदी चला रहे। ये जिन लोगों ने फिर से पक्ष में लिया, उन्होंने भी गलत किया, जो विरोध में कर रहे हैं वो भी गलत है। टेक्निकली इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को न्याय का तो पता ही होगा, एबीसीडी। तो ये बात उनको मुख्य चुनाव आयुक्त को कहना चाहिए था। इलाहाबाद हाईकोर्ट राजनीति कर रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट राजनीति कर रही है। इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा का बयान भी आ गया है। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर हम अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। वहां कोरोना के नए वेरिएशन ओमिक्रॉन के संक्रमण की स्थिति का अध्ययन करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की राजनीति साफ एक्सपोज हो गई। उसको मुख्य चुनाव आयोग या चुनाव आयोग को नोटिस देना चाहिए था, क्योंकि वही संवैधानिक संस्था है। मैं अपने हर वीडियो में आपको कानून और संविधान पढ़ाते हुए चलता हूँ। झूठ का ढिंढोरा मोदी जी ने किया, इसने किया, उसने किया, में व्यूज बहुत है, लेकिन आम जनता समझ नहीं पाती है कि ये काम संविधान के किस संरचना और किस संस्था के द्वारा। इलाहाबाद हाईकोर्ट राजनीति कर रही है, मोदी जी को बदनाम करना है, डायरेक्ट बदनाम करने का प्रयास था कि चुनाव आयोग को मोदी चला रहे हैं, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी भी इसको नहीं समझे। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की राजनीति है, और ये राजनीति, कोर्ट को राजनीति से दूर रहना चाहिए। कोर्ट ज्यादा ही राजनीति में जो है पड़ चुकी है। इसकी अगली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण से जुड़ी हुई आज की, और आज गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व मनाया जा रहा है। उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अखंडता सुरक्षित है तो इसके पीछे सिख गुरुओं की महान तपस्या है। भारत के अखंड, उनको सिख गुरुओं का सम्मान हम सब करते हैं, होना चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी का जो बलिदान है, उनके बच्चों का जो बलिदान है, वो कोई नहीं भूल सकता। परंतु भारत की अखंडता सिर्फ सिख गुरुओं के कारण नहीं है। प्रधान, अंग्रेजों ने जो सत्ता ली है वो मराठों से ली है। पेशवाओं ने मुगलों को घुटने पर ला दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, ये जो भारत में क्षेत्रवाद की राजनीति है, जिसके अनुरूप हर नेता बोलता है, ये मुझे बहुत दर्द देता है कि महाराष्ट्र में वो मराठों की बात, सिख पंजाब में सिखों की बात, वहां कहीं सुहेल देव जी की बात, हमने महापुरुषों को खांचे में बांट दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी सिर्फ सिख गुरु नहीं थे, गुरु गोविंद सिंह जी के खालसा पंथ में हर हिंदू अपने घर से अपने बड़े लड़के को भेजता था खालसा। पूरे गुरु ग्रंथ साहब में न जाने कितनी बार भगवान राम की बात की गई। ये खुलकर इस पर बात क्यों नहीं, लेकिन पीएम ने जो कहा है वो आपको मैं बताऊं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कुछ महीने पहले भारत को 150 से ज्यादा ऐतिहासिक अमानत लौटाई है। इसमें एक छोटी तलवार भी थी जिस पर फारसी में गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लिखा है। इन चीजों को वापस लाने का सौभाग्य भी हमारी सरकार को मिला है। और कहा कि हमारे सिख गुरुओं ने भारतीय समाज का मनोबल बढ़ाया, और उन्होंने जो है भारत की अखंडता की रक्षा की, ये उन्होंने कहा है। तो हम सब इस बात को मानते हैं, हम इसमें कहीं भी विरोध नहीं कर सकते, लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज सिर्फ किसी एक को श्रेय मत दीजिए। भारत को कई लोगों ने बनाया है, और जिस पर जो अमानतें आई हैं, छोटी सी तलवार, सोचिए गुरु गोविंद सिंह जी तलवार रखने को कहते थे, शस्त्र कानून में सुधार कीजिए, हर हिंदू सिख को तलवार रखने की अनुमति दीजिए। आज का जो ये आपका भाषण है उस अनुरूप बहुत उचित रहेगा कि हम इस शस्त्र कानून में जो है बदलाव करें। अगली खबर आपको नया ओमिक्रॉन से जुड़ा हुआ है। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र ने एक एडवाइजरी जारी किया है कि केवल टीका लगवाने से नहीं मिलेगी ओमिक्रॉन से सुरक्षा। 10 संक्रमित में से 9 को वैक्सीन लगी है। यानी जो शुरू से इंडिया स्पीक डेली कहा था वो बात कहीं साबित हो रहा है, लेकिन बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि यूट्यूब बैन लगा देता है। बात यह है कि केंद्र की एडवाइजरी में ही समझिए कि अब टीका लगाने चाहिए नहीं, अब सर्कल टीके का शुरू होने जा रहा है। हम जिंदगी भर टीका पर जीने वाले लोग बनने जा रहे हैं। पहले कहा 2 डोज लगाइए, 2 डोज लगवा लिया, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि 10 में से 9 लोग ओमिक्रॉन से जो हैं वो तो टीका लगवाने वाले ही हैं, इसलिए टीका लगवाने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। भारत सरकार ने चिंता जाहिर किया है और कहा है कि 10 में से 9 है जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी थी, और इसमें ये 183 मरीजों का विश्लेषण करके केंद्र सरकार ने इस पर एक एडवाइजरी जारी किया और कहा केवल वैक्सीन पर्याप्त नहीं है, लोगों का सतर्क रहना, मास्क पहनने की आदत डालना ही इससे बचने का उपाय है। और 17 राज्यों में ये पहुंच चुका है, और इसमें जो है काफी जो है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु में ज्यादा केस है। तो आप लोग अपनी सुरक्षा रखिए। टीका आपने 2 लेकर सोचे होंगे आप बच जाएंगे, केंद्र सरकार ही कह रही है कि इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, टीका लगाने वाले को ही हुआ है, हमने भी लगवाए थे। अब आखिरी खबर,
सीजेआई चीफ जस्टिस ने रमना साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, और ये बात अब मैं कह रहा हूं कि हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, पहली बार कोई चीफ जस्टिस है जो अंग्रेजी के अतिरिक्त मातृभाषा की वकालत कर रहे हैं। रमना साहब खुद कहे कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें अपनी मातृभाषा को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। यानी आपकी जो मातृभाषा है उसको बढ़ाइए, ये बात साफ कहा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन काफी प्रभावी है, लेकिन कई लोगों को सिर्फ इसलिए शिकायत है क्योंकि ये भारत में बना है। ये मामले में राहुल गांधी और जिस चेतन भगत को आपके घर में कोई पढ़ते होंगे उसको भी कहिए, ये मूढ़ लोगों ने कोवैक्सीन को बदनाम करने का प्रयास किया। कांग्रेस की पूरी सरकार, छत्तीसगढ़, राजस्थान ने टीके बर्बाद किए क्योंकि भारत में बने थे। चीफ जस्टिस एमवी रमना ने आज कांग्रेस के लीडरशिप को एक आईना दिखाया कि कोवैक्सीन प्रभावी है, परंतु क्योंकि वो भारत में बना है इसलिए कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा। इसलिए आपको समझना चाहिए कि कांग्रेस इस देश में देश के हित में कभी नहीं रही। आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी हो, रमना साहब ने ये बात समझा दिया कि कांग्रेस ने ये जो कोवैक्सीन के खिलाफ जिन लोगों ने अभियान चलाया वो सिर्फ इसलिए चलाया क्योंकि वो देश में बना था। विदेशी माल बटोरने की कुछ लोगों को आदत है, कमीशन खाने की, इसलिए विदेशी की वकालत करते रहे हैं। उसमें राहुल गांधी सबसे प्रमुख थे, इन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रहा। और जाते जाते एक अच्छी खबर कि आसाम में योगी आदित्यनाथ से भी एक कदम आगे। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह होगी, हमारे लिए माता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 साल हो गए और आपको संविधान के अनुच्छेद 48 जो ये कहता है कि गोवंश की हत्या भारत में बंद होनी चाहिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उसको शामिल कर दिया गया है, उसको लागू कीजिए। आप कहेंगे कि नहीं संभव है। संभव है। आप ही ने गुजरात में, आप बहुत बोल रहे हैं, गुजरात में गोवंश वध रोकने के लिए जितना कड़ा कानून गुजरात में है उतना कहीं नहीं है। आपने किया है, आप कर सकते हैं। और हाल फिलहाल हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि असम में गायों की रक्षा के लिए असम की सरकार पूरी जी जान से जुट गई है। और अब योगी आदित्यनाथ के राह पर चलते हुए हेमंत बिस्व शर्मा ने ये घोषणा किया है कि गाय तस्करों की संपत्ति जब्त की जाएगी। तो ये एक बेहतरीन खबर है। हमें आशा है कि मोदी, योगी, हेमंत बिस्व शर्मा जैसा आगे का जो लीडर है वो वध को रोकने में बड़े सहायक होंगे। मोदी जी ने गुजरात में किया था। भारत में मैं जानता हूं, यूरोप का मुझे लगता है जो सेकंड नंबर पर हम बीफ निर्यातक हैं, वो बड़ा दबाव काम कर रहा है। साथ ही गोवा और कई जगह में भाजपा की सरकार है, वो दबाव भी काम कर रहा है। लेकिन हर देश ने अपने कुछ पशुओं को संरक्षित किया है। भारत को गोवंश को संरक्षित करना चाहिए। और इस बारे में जब संविधान का अनुच्छेद 48 नीति निर्देशक तत्व के तहत आपको ये निर्देश देता है कि गोवंश के वध को रोकिए, तो प्रधानमंत्री जी सिर्फ चिंता जाहिर करने से नहीं होगा, उसको रोकने के लिए लॉ बनाने होंगे कानून का। लेकिन इस बार मैं कहता हूं डिस्कोर्स करके बनाइए, फिर ऐसा ना हो कि वापस लिया जाए, इससे अच्छा नहीं बनाइए। लेकिन योगी की राह पर हेमंत बिस्व शर्मा ने चलते हुए पहले गोवध रोकने के लिए 5 किलोमीटर पर मंदिरों की व्यवस्था की। मंदिर बनाए, यहाँ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बनाए और कहा, बनवाए और बनाने के मार्ग प्रशस्त किए कि हर 5 किलोमीटर पर, मंदिर के 5 किलोमीटर दायरे में मांस का व्यवसाय नहीं होगा। तो अब वो, और उन्होंने साफ खुल के कहा, हम चाहते हैं और मंदिर बने, मांस का व्यवसाय बंद हो। और अब वो गौ तस्करों की संपत्ति को जब्त करने जा रहे हैं। तो जय हो नए तरह के योगी जी और हेमंत बिस्व शर्मा की। तो आज के न्यूज विश्लेषण में इतना। अब मैं थोड़ा पानी पीकर क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेता हूँ। थैंक यू सो मच। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं। सबसे पहले मैं आप लोग, सबसे आपसे अनुरोध है कि 3 बजे का जो लाइव है वो इंडिया स्पीक्स ऐप वेब पर थ्रू ट्विच हो रहा है, रेगुलर हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं, आज भी कई लोगों ने कहा, फिर मुझे ये लिखना पड़ा है, कई जगह आपने देखा होगा कि यहाँ हो रहा है कि पता नहीं चल रहा है।
तो मैं बार-बार हर वीडियो में कह रहा हूँ कि आपका लाइव चल रहा है, रोज 3 बजे चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले नहीं हो रहा था, मैं बाहर यात्रा में था, लेकिन आज से रेगुलर है, रविवार छोड़कर सातों दिन रेगुलर है। आप इंडिया स्पीक्स डेली का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें लाइव देखिए, अथवा इंडिया स्पीक्स डेली वेब में आईएसडी लाइव पेज है, उसके थ्रू देखिए। और यदि आप उसमें टिप्पणी में भाग लेना चाहते हैं, तो आपको साथ में वहीं पर दिया हुआ है, ट्वीट के थ्रू आप इसमें भाग ले सकते हैं। साथ ही ये देखिए चल रहा है, साथ ही यहाँ आपको सुपर चैट की भी व्यवस्था है, सब्सक्रिप्शन पे करने की भी सीधी व्यवस्था है और सुपर चैट में प्रश्न पूछने की भी व्यवस्था है। थोड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन अपने घर का आनंद ही अलग होता है। किराएदार यूट्यूब हमें बार-बार दोहराता है, जब आपको कोई भी अपने मकान से एक किराएदार को निकालता है, आपको पीड़ा होती होगी, वही हमें मुझे भी हो रही है। 3 महीने का स्ट्राइक पीरियड है अभी, 3 महीने के बाद हम देखेंगे, लाइव यहीं होगा, पर इसका एडिटेड वीडियो यूट्यूब में 5 बजे पड़ताल के रूप में और 8 बजे न्यूज़ बुलेटिन के रूप में आपको लगातार मिलता रहेगा। तो मेरा अनुरोध है कि आप सुपर चैट में ही भाग लीजिए। यूट्यूब में जो 55% वो काटता है, यहाँ डायरेक्ट इंडिया स्पीक्स डेली को मिलेगा आपका, और सब्सक्रिप्शन भी सीधे आपको इस पेज पर देने की व्यवस्था है, तो आप इसमें भाग लीजिए। अपने प्लेटफ़ॉर्म को आप बढ़ाएँगे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं अभी एक जो है आपको ये एक एसके शर्मा जी हैं, एसके शर्मा जी, आपका जो एक सब्सक्रिप्शन अभी-अभी आया है, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। विदेश से $10 का आपका सब्सक्रिप्शन है, मंथली सब्सक्रिप्शन, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने पेपाल के थ्रू किया है, तो आप भी बहुत आसान है, सब्सक्रिप्शन ज़रूर पे कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन पे करेंगे, कंटेंट का आप छोटा-सा मूल्य चुका रहे हैं, जिसके कारण पूरी टीम आपके लिए बेहतर कंटेंट का निर्माण कर रही है, निष्पक्ष पत्रकारिता आपको दे रही है। वरना विज्ञापन दाताओं आदि के और निवेशकों के दबाव में अगर चला गया, तो पत्रकारिता डाइल्यूट हो जाएगी। आप डोनेट नहीं कर रहे, आप छोटा-सा मूल्य सब्सक्रिप्शन चुका रहे हैं उस कंटेंट के लिए। सक्षम है तो ज़रूर चुकाइए, सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। अब मैं प्रश्न उत्तर ले लेता हूँ। अ ओम प्रकाश बागरी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं आज का विश्लेषण अद्भुत, अविस्मरणीय है। ऐसा है कि एक-एक पॉइंट पर आपने ओवैसी के साथ-साथ में जो हमारे नेता लोग हैं, उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। खूब आनंद आया और एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र ही शास्त्र का रक्षक है। इसीलिए तो आदि शंकर की मैं सीरीज़ चला रहा हूँ ओम प्रकाश जी, कि उन्होंने हमारे शास्त्रों को भी उभारा और अखाड़ों के ज़रिए हमारे शस्त्र परंपरा को भी उभारा। हमारे इन ये दोनों हमारे हर भाग ईश्वर के हाथ में है और इसी के ज़रिए भारत की सनातन की यात्रा सफल रही है। हमें शस्त्र और शास्त्र, और आप लोगों को एक आनंददायी खबर दे दूँ कि शायद संभवतः हमें डेट मिल गया है। इसी महीने आपके लिए शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र का ट्रस्ट निर्माण होने जा रहा है। उसका नाम आपको मैंने बीच में बताया था, पर वो नाम बदल गया है। नाम आपको जब हो जाएगा तब बताऊँगा, आपको आनंद आएगा, बहुत आनंद आने वाला है। और हिंदू धर्म के लिए शस्त्र शास्त्र की परंपरा को आधुनिक रूप से किसी गटर के पिस्टू की तरह नहीं, तो वो 2.5 लाख रुपए लेकर 4 दिन का क्लास और 27-28 दिन जाकर कश्मीर में जाकर कश्मीर के खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है उस आर्मी में, वो नहीं, पूरी तरह से आपको बिल्कुल सनातन घोट कर पढ़ाया जाएगा। साथ ही आपको प्रशिक्षण भी होगा, फिज़िकली होगा, जो लोग दूर से चाहते हैं उनके लिए भी होगा, लेकिन फिज़िकली होगा। कम से कम आपको अपना समय निकाल कर आना होगा। माँ-बाप का भी होगा, सिर्फ़ बच्चों का नहीं। और कोई हम प्रथम स्तर से नहीं पढ़ा रहे हैं। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं पढ़िए, पर आपको हिंदू दर्शन शास्त्र, हिंदू राजनीति शास्त्र, हिंदू इतिहास, हिंदू अर्थव्यवस्था, ये सब पढ़ाया जाएगा। साथ ही आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत शीघ्र इस संस्था का निर्माण होने जा रहा है। थैंक यू सो मच। राज जी, बहुत-बहुत बढ़िया। ये हर्ष जी कह रहे हैं, या ओवैसी जैसों को निपटने के लिए हर हिंदू तैयार है, बस बहुत सुंदर बात। बस हर्ष जी, ऐसे ही। राज जी, ट्विच ऐप डाउनलोड कर भी लाइव देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है, वह क्वेश्चन आंसर में भी आप भाग ले सकते हैं। और आप लोग मुझे बताइए, लोगों को कष्ट हो रहा है, लेकिन यूट्यूब की आदत जो है, मैं वहाँ वीडियो तो दे ही रहा हूँ, यही वीडियो एडिट होके जाएगा, लेकिन लाइव हम अपने ही प्लेटफ़ॉर्म पे करें। जिस दिन ये इतना बड़ा सब्सक्रिप्शन लोग पे करने लगेंगे कि जब मैं
सर्वर का ही खर्चा 3-4-5 लाख महीने का उठाने लगूंगा तो सिर्फ अपने सर्वर पर ही लाइव होगा, फिर ट्विच की बाध्यता भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी मेरी, आप मजबूरी कहिए, विवशता कहिए, मजबूरी तो उनके शब्द हैं कि मैं, क्योंकि आप जितने लोग देखेंगे मेरी कॉस्ट उतनी बढ़ेगी और वो उस लेवल पर सब्सक्रिप्शन आता नहीं है, इसलिए मैं उस व्यवस्था को करके और फिर बंद कर दिया, क्योंकि मेरे टेक्निकल टीम ने कहा जितने लोग बढ़ेंगे खर्च बढ़ता जाएगा। मैंने कहा फिलहाल तो ट्विच के थ्रू ही करो। सुपर चैट आया है ओम जय श्री राम जी का, थैंक यू सो मच। आपका प्रश्न भी जरूर पूछिए, वहां प्रश्न का फॉरम है। नरेंद्र, एडमिन में देखते रहो और उनको हाईलाइट करते रहो। और और देखो पुराने लोग, टैग मास्टर मास्टर स्ट्रोक आदि करें, कटर का पिछू कभी एनआर अंतराल के लिए काम करता है, कभी शास्त्र शास्त्र पढ़ाता है, कभी सोशल मीडिया मैनेज करता है, कभी कंस्पिरेसी का एनालिसिस करता है। ये कटर का पिछू डाटा है, ये कुछ नहीं करता। ये हर किसी भी तरीके से पैसे बनाने के जुगत में रहता है। 60 लाख रुपए मिलाप ऐप से मैंने आपको एक्सपोज करके दिया ही था कि एक अनाथालय के नाम पर जमा किया कि अनाथालय में अनाथ बच्चों को शेल्टर देगा, क्रिश्चियनिटी से बताएगा। पता चला उस अनाथालय को सिर्फ 2 लाख रुपए दिए है उसने, और 58 लाख इकट्ठा कर लिया। अब 60 लाख इकट्ठा किया, जब मैंने उसके कागज निकाले तो कहा लोगों से कि ऐप के थ्रू नहीं, अब डायरेक्ट दो ताकि संदीप को पता ना चले। पता तो मुझे चल ही जाएगा, आईटीआर डिपार्टमेंट से तो ले ही लो। सुपर चैट है संजय सिंह को, जब से यूट्यूब से आप हैं एक भी लाइव देखने को नहीं मिला, आप डायमंड मेंबरशिप भी नहीं भर पाए, क्या आप डायमंड मेंबरशिप की जरूरत है? आप यहीं सुपर चैट भरिए, भरिए जॉनदय सिंह को जी, यहीं भरिए। वो पैसे पूरी तरह से इंडिया स्पीक्स डेली और कपोत के पास आएगा। तो जो आप डायमंड मेंबरशिप वहां भरते थे, आप डायरेक्ट यहाँ पर और इस पेज पर एक बार पुनः दिखाओ कि कितनी अच्छी व्यवस्था है। आप क्यूआर स्कैन से कर सकते हैं। आप ये रहा ऊपर रुपए और डॉलर का निशान है, इसके थ्रू सब्सक्रिप्शन भर सकते हैं। और ये रहा सुपर चैट का फॉर्म, इसके थ्रू आप सुपर चैट भर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन भर सकते हैं। तो बहुत आसान है, वो डायरेक्ट कपोत के पास आएगा, जिसके कारण जो 55% अब तक वहां जाता था वो भी आपके निर्माण में लगा रहेगा। इतने सारे प्लेटफॉर्म, आप सोचते होंगे सिर्फ 100 रुपीज, कई लोग कहते सिर्फ 100 रुपीज कम है संदीप जी। मैंने कहा सोचो आपकी सिर्फ आपके 100 रुपीज से कितना बड़ा काम हो रहा है, इसको ऐसे सोचिए आप। तो आप वहां मत भर के आप यहीं भरो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कोई? तनिष्क वर्मा जी करें, सर बाकी यूट्यूबर्स एक दो बार सच बोलेंगे फिर मास्टर स्ट्रोक करने लगेंगे, आप हाँ हमेशा सत्य के ऊपर रखेंगे, चाहे वहां भाजपा के अनुकूल हो या न हो। बस मैं यही पत्रकारिता करना चाहता हूँ। मुझ पर बड़े लोगों ने आरोप लगाए काशी को लेकर, टेलीविजन देखकर बौड़ियाए लोगों ने। मैं उस स्थल तक पहुंच गया जहां आम लोग नहीं पहुंच सकता। लोगों ने पूछा आप वहां कैसे पहुंच गए, फोटो आपने कैसे ले लिया? मैंने कहा जर्नलिस्ट हूँ, कितनी खोजी पत्रकारिता की है। 2002 से 3 से लेकर और 2012 तक के जागरण और नई दुनिया देख लीजिए। मंत्रियों के फोन हमारे एडिटर के पास आते थे कि इसको बाहर निकाल। अंबानी नहीं, लक्ष्मी नारायण मित्तल नहीं। मैंने एयरपोर्ट पर रात में, जो आपने देखा एक समय था जब रात के अंदर दारू खुलकर चलता था, वो बंद हुआ मेरी रिपोर्ट से। एम्स के कागजात चुराए मैंने, और आज 8 नंबर जो फ्लोर है उस पर हाईकोर्ट का गाइडेंस लगा, यहाँ जूता पहन के नहीं आ सकते, भीड़ नहीं कर सकते। तो मेरी रिपोर्ट थी जागरण में, इन्फेक्शन के कारण बड़ी संख्या में मरीज मर रहे थे। एम्स ने नहीं माना, अगले दिन उनका ही मीटिंग का दस्तावेज मैंने दैनिक जागरण में छाप दिया, ये ले। और पागल हो गया एम्स। लालू यादव ने हमारे एडिटर आलोक मेहता जी को फोन किया कि संदीप देव को बाहर निकालो। तो मैं रिपोर्टर रहा, मेरे स्वभाव में रिपोर्टिंग है। तो अब वो लोग आप देखना दूसरा मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। मैं वहां से तस्वीर निकाल लाया हूँ, और वहां रह कर कल आपको ये नहीं कहा तो ये नकली है, मैं वहां उपस्थित रह के अपनी ही फोटो खींच लाया हूँ। अब मना कैसे करोगे? इसलिए मत छेड़ा करो मुझे। आपने देखा ना गटर का पिस्तौल जिसको भी छेड़ता था तो वो डाउन हो, और उसको कैसा सारे दस्तावेज बाहर कर दिए ना। अभी तो और बहुत बहुत काला चिट्ठा है ऐसे लोगों। मत छेड़ा करो मुझे, मैं अपनी जर्नलिज्म कर रहा हूँ।
किसी को नहीं पसंद है, रास्ते से, हमारे रास्ते से हट जाएगा। सैक मास्टर चौबारी गटर विश्व कभी वो हो ही गया। संजीव देखा गया है जहां कांग्रेस सरकार होती है उसका समानांतर उपद्रवी एक्टिव होते हैं। जब जब जरूरत होती है तभी बम फूटते हैं। असामान्य कांग्रेस तो देशद्रोही है। आरडी स्टाइल, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक आतंकवादी संगठन। वो हिंदुओं का आतंकवादी कहते हैं ना, मैं साफ कह रहा हूँ। कांग्रेस ने देश बांटा है, इससे बड़ा क्या होगा। कांग्रेस ने हिंदू सिख लड़ाए, कांग्रेस ने हिंदुओं की जाति जाति लड़ाई, कांग्रेस ने तुष्टिकरण में हरे चिट्टों को सर पे बिठाया। कांग्रेस से बड़ा इस देश के नासूर घाव कलंक कुछ नहीं, कुछ भी। ये है मास्टर, हरिद्वार में हरे टिट्टो को निकालना चाहिए, हरिद्वार बनारस में बस सनातनी ही रहने, यही होना चाहिए। कुछ शहर को आप सुरक्षित कर दो, लेकिन कौन करेगा। यहाँ तो हरे टिट्टो के लिए ऐसे न नेता ला टपकाए कि पता नहीं उनके चप्पल चाट लेंगे, इस स्तर पे घूमते हैं सब। खंडका जी कह रहे हैं मानसिक रूप से अपंग माइनर को खालिस्तानी आतंकवादी द्वारा हत्या की गई, क्योंकि उस गुरुद्वारे का मेंटर की जांच की गई, उसका संबंध पाकिस्तानी आईएसआई और आर्मी के कनेक्शन आए हैं। बिल्कुल, खालिस्तानी मूवमेंट ही आईएसआई का पैदा किया हुआ है। और ये जो एसपीजी के आगे सब सर झुकाते हैं ना, इनके गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, इस कमेटी में सारे खालिस्तानी, सब तो नहीं लेकिन मैक्सिमम खालिस्तानी भरे हैं, आप देख लीजिए ये। अरे धर्म व्यक्तिगत चीज है, आपको सीधे सिखों से संवाद करो, इन बीच के बिचौलियों से क्यों करते हो। इन बिचौलियों के कारण किसान आंदोलन ध्वस्त हुआ है, इन बिचौलियों से ये क्या है, ये परमात्मा और जनता के बीच ये क्या है, ये पैगंबर बने घूमते हैं। लेकिन नेताओं को तो एक संगठित वोट चाहिए कि इनका तलबे चाट लें ताकि ये अपने लोगों को वोट दिला दें। इस भारत में लोकतंत्र, कई बार ऐसा लगता है कि लोकतंत्र है ही नहीं, भीड़ तंत्र बन गया। ये कह रहे हैं केतन जी, एक मिनट उनका दिखाना फिर से बाद में एक बार। केतन जी सर, आई एम डूइंग सीए, मैं यति बाबा की बात पे खड़ा कैसे करूं, सर से पूजा। और आपको केतन जी बहुत शीघ्र जो है, कब यहाँ से शुरू हो रहा है शस्त्र शास्त्र, सारे यति भी आएंगे उसमें, तो आप उसमें जरूर आइएगा। दिखाना जिनका भी था। अशोक कुमार जी बहुत धन्यवाद। संजीव जी नमस्कार, बहुत दिन बाद हम भी देखे आपको, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा कुछ लग रहा है हमें। यूपी और पंजाब का चुनाव खत्म होते हुए बहुत कुछ होने वाला लगता है। राजनीति का यही रूप है अशोक जी, कि ऐसा महसूस कराता है। और असल खेल सत्ता ही है, असल खेल सत्ता है। उस सत्ता से पहले इतने इतने समाज में ओवैसियों जैसे के नफरत उड़े ले जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। असल खेल सत्ता है। आप देखिए बंगाल में बहुत कुछ होने वाला था, बंगाल का चुनाव खत्म हो गया, हिंदू मरता रहा, सब शांत रहे, कुछ नहीं हुआ। अब यूपी और पंजाब गर्मी होगा, फिर कुछ नहीं होगा। ये भारत की राजनीति का कोड है, ये चुनावी पैटर्न, जो जातियों में, इन सब पे रोक लगना चाहिए। सिर्फ आप जो काम करते हैं उस पर बात हो, गरीब अमीर पर बात हो, स्त्री पुरुष के अधिकार पे बात हो, और जो आपने काम किया उसके लिए वोट मांगे। जो जाति धर्म मजहब करे उनको जेल में डाल। हरीश जी कह रहे हैं मैं नहीं जाता, मैं गया था और गुरु क्या बोलते हैं उसको, अमृतसर गया था, एक ही बार गया था, मैं नहीं जाता। ऐसा नहीं कि क्यों नहीं जाता, मेरी श्रीमती जी ने ही मुझे कहा। हम लोग जहां गए, मुझे जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, सकारात्मक ऊर्जा मुझे जो मंदिर में महसूस होता है, वो मुझे कहीं महसूस नहीं होता, इसलिए मैं कहीं नहीं जाता। मैं चर्च भी गया हूँ, मैं मस्जिद भी गया हूँ, मैं गुरुद्वारा भी गया हूँ, मैं सब जगह गया हूँ। ऐसा नहीं कि बैठ के बाहर से बोल रहा हूँ, सब जगह जाकर महसूस किया हूँ। मुझे वाइब्रेशन मुझे पकड़ में आ जाती है, अगर थोड़ी भी चेतना है, आप ध्यान करते हो तो वाइब्रेशन पकड़ में आती है। सकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या है। मैं ताजमहल जाता हूँ या मैं कोई मकबरा गया हूँ, मुझे गंध मेरे नाक में, घ्राण शक्ति इतनी तेज हो गई है, ध्यान जब आप लंबे समय से गुजरेंगे, कि वो मेरी श्रीमती जी को भी, मेरे बच्चों को भी पूरा गंध महसूस होता है लाश पर। और आपको लगेगा ये झूठ, क्या बकवास करते हो संदीप, तो कभी ध्यान से देखना, हुमायूं के मकबरा से लेकर और ताजमहल तक चिल्ल उड़ते आपको मिलेंगे, गिद्ध उड़ते हुए मिलेंगे, चिल्ल जो है।
उनको मांस की गंध, तो सब वो मुर्द। मुझे मुझे मंदिर बस। मैं नहीं सर, मैं सेकुलर नहीं हूँ, मैं सर्वधर्म संभावी भी नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन हूँ बस। ओम प्रकाश बागड़ी जी, संदीप जी, जिस तरह से देश के विभिन्न हिस्सों में विशेषकर कांग्रेस शासित प्रदेश में गुंडागर्दी में अराजकता बढ़ी है, उससे लगता है आने वाला समय बहुत विपरीत परिस्थितियों से। ये हर चुनाव से पहले होता है ओम प्रकाश जी। आप बताओ, यही बात आप बंगाल में भी कर रहे थे। बिहार में इलेक्शन होगा तो वहां भी भारत की राजनीति पूरी तरह से वोट आधारित है, और उस वोट के लिए सारे कुकर्म होते हैं। आज तो मेरे पिताजी भी आए हैं, दिखाना फिर दिन का। पिताजी भी ट्विच पर आ गए हैं, उनको भी यूट्यूब पे ही सुविधा होती थी। प्रणाम पिताजी। वो भी सुविधाजनक तरीके से, वो फेसबुक से आए हैं, ट्विच पे नहीं आए हैं, वो फेसबुक से आए हैं। तो इसलिए मैंने फेसबुक भी रख दिया कि बुजुर्गों को सुविधा हो। फेसबुक से लाइव हो रहा है फेसबुक पे, तो आप लोग जरूर देखिए। और कौन और कह रहे हैं, किन का था? कंठ का संदीप जी, आपका आत्मविश्वास जब भी देखता हूँ मैं भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पूरी तरह से जगाने के लिए। बहुत धन्यवाद, यही तो यात्रा है मिलकर चलने की। इसलिए आप जर्नी भी संदीप देव पे जरूर आइए। वो पूरी तरह से आध्यात्म का ही चैनल है, और उसमें आज से फिर आदि शंकर और एक दिन गीता की जो है, आज आज होगा, फिर रविवार को नहीं होगा, फिर उसका बाद ऐसे चलता रहेगा, तो उस पर भी जरूर आइए। और आत्मविश्वास उसी में होता है जिसके अंदर वो बीज पड़ा, तो आपके अंदर ही है। मैं माली की भूमिका में आप कर सकते हो, पानी डाल दिया, और वो आप ही के अंदर है। आप स्वयं को ही पहचाने। मनीष कावला जी कह रहे हैं, स्वार्थी हिंदुओं को क्या करे संदीप जी, मर जाने दीजिए। इतनी भीड़ है, कुछ मर जाए। आप जागृत होइए और आप जगाइए। मैं आज भी एक बच्चे को कहा हूँ, वो रो रहा था कि हमारे साथ कोई नहीं आता। हम अपना कर्म करें, कृष्ण ने कहा कर्म करने, बाकी परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। मैं अगर धर्म पे उसमें बोल रहा हूँ, 20 लोग आते हैं, 50-60 लोग आते हैं, एक दिन 100 लोग आया, मैं रोऊं छोड़ दूं, ये मेरे हाथ में थोड़े है। मेरा काम है कर्म करना। आप देखिए, अब तो यूट्यूब के भी कोई मोनेटाइजेशन के पैसे उसे भी नहीं आने वाले इंडिया स्पीक के, तभी मैं जीत पे हूँ कि मैं अपना काम कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन लोग फिर जाते हैं। हम अपना कर्म करें, ईश्वर जो करना कहेगा करे, परिणाम जैसा निकलेगा। और आदि शंकर और मंडन मिश्र का जो शास्त्रार्थ में आज से जय देने जा रहा हूँ, उसमें आप उस पर देखोगे इस बात को, कि कर्म का परिणाम कर्म देता है, अथवा कर्म का परिणाम ईश्वर देता है। कर्म तो जड़ है, तो क्या वो परिणाम जड़ देता है? अथवा जब जब आप अपने कर्म को ईश्वर को सौंप देते हो, वो ईश्वर देता है। आप कहोगे ईश्वर कहाँ है? यानी कि उस निष्काम कर्म जब आप करते हो तो प्रकृति स्वयं आप पर बरसती है। इस दोनों पे शास्त्रार्थ होते हैं आदि शंकर और मंडन मिश्र के बीच। आदि शंकर का ये दो आप उसमें मैं उसके लिए ढूंढ भी लाया हूँ, आप देखोगे। हम जो अभी बनारस गए थे, तो चौखंबा प्रकाशन की ये पुस्तक भी आ गई, जिसके लिए मैं रुका हुआ था, शंकर दिग्विजय। एक ही पुस्तक पूरे भारत में बचा हुआ था चौखंबा के पास, वो भी हम ले आए। अमरदीप गया जाके ले आया, मैं तो पूजा पाठ में था, तो वो भी था, निकल के गया। एक पीस सिंगल बचा हुआ है, बोला अब नहीं छप रहा है, वो मेरे को मिल गया। सर सर मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे। मोरारजी देसाई कांग्रेस के ही नेता थे। मोरारजी देसाई कांग्रेस के नेता थे, गैर कांग्रेसी नहीं थे। वाजपेयी जी कभी कांग्रेस में नहीं थे। मोरारजी देसाई जब बाद में पार्टी बने, टूट के जनता तब उसमें आए, वो कांग्रेस के ही नेता थे, गुजराती थे। हर चीज हम हिंदुओं को सही इतिहास पढ़ना पड़ेगा। पार्टी व्यक्ति से सनातन का प्रचार कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आदि शंकर को आदर्श बनाइए, भूल जाइए आधुनिक रूप में किसी को आदर्श। डूबे सनातन को निकालने की कथा कहूंगा आपको, तो आपके अंदर में लड़ने का मद्दा आएगा। आरडीएस स्टाइल का संदीप जी, डायरेक्ट मुंह पे बोलना चाहिए। मैं हरा टिड्डा के मुंह पर बोलता हूँ, बाहर से आए डैश डैश ने हमारे पूर्वजों के साथ बहुत बुरा किया, इसलिए आप लोग उस समय मजबूर हो गए धर्म बदलने को। और लोग सुनते हैं चुप चुप। मेरा मतलब ये सब बोलने वाला तो सीधे सीधे, बिल्कुल ये आपने बहुत सही कहा। सीधा बोलो, स्पष्ट बोलो, परमात्मा आपके साथ होगा। तो आपने एकदम ठीक किया। उनको समझाना चाहिए कि आप हमारे, आप आइए। और बात याद है, शुरू में भागवत जी कह रहे थे नहीं नहीं जीवन शैली बदलना है, किसी का धर्म नहीं। अब कह रहे हैं ना, यही रास्ता है।
कम से कम मोदी योगी के शासन को इसके लिए मैं क्रेडिट इसलिए दूंगा क्योंकि उन लोगों में और 2-4-10 साल और ये लोग रह जाते हैं, 10 साल 15 साल, वो इतने हताश होंगे कि हालांकि उनके बढ़ाने के काम कर रहे हैं पर दिख दूसरा रहा है, तो इतने हताश हो जाएंगे कि वो वापस आने लगेंगे। और ऐसे में यति जैसे लोगों की बड़ी भूमिका हो जाती है जो किसी पार्टी संगठन से नहीं है और वो सीधे सैयद वंश के व्यक्ति को ट्रांसफर कर लेते हैं अपने यहाँ वसीम रिजवी जी को, तो बड़ा असर होता है। अभी तनिष्क जी करें, आप अध्यात्म से नहीं जुड़े रहते तो टूट गए होते। आपकी बात 400% सही है कि अगर अध्यात्म से नहीं जुड़ा होता तो मैं बहुत निराश, बहुत हताश होता, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और देखता हूँ। मैं सच बोलने के साथ बहुत सारे मैं ऐसे अपने दर्शकों को जानता हूँ जो पहले मुझे बहुत स्नेह देते थे, लेकिन अब सरकार की जो बंगाल के बाद से मैं आलोचना कर रहा हूँ जिसके कारण मुझे छोड़ के जा चुके हैं। एक मेरा साथी तो गाली गलौज बोलता रहा है, साथी था वो, सुपर चैट में भी भाग लेता था, फोन पे भी बात होती थी। और क्योंकि उन सबको बहुत सरकारी हिंदू मेंटेलिटी बन चुकी है, तो मैं सोचता कि मेरे को तो अपने लोग छोड़ रहे हैं तो मैं एक व्यक्ति भी काफी है। कृष्ण को एक अर्जुन मिला, चाणक्य को एक चंद्रगुप्त मिला, माधवाचार्य जी को एक हरिहर बुक्का मिला, गुरु गुरु रामदास समर्थ जी को एक छत्रपति शिवाजी मिले। एक व्यक्ति से जीवन बदलता है, यहाँ तो फिर भी 160 लोग हैं। क्या करना है? भीड़ जमा करना है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आइए और इस प्लेटफॉर्म पे आइए, इंडिया स्पिरिट डेली पे आइए, सीधे भाग लीजिए ताकि अपना प्लेटफॉर्म बने। और यूट्यूब पर मैं आपको एडिटेड वीडियो शाम 5 बजे और रात 8 बजे दिया करूंगा, लेकिन लाइव इसी पर होगा। आप जरूर आइए। सिर्फ वहां के जो ज्वाइन मेंबर उन्होंने जो किया है उनके लिए मैं लाइव रविवार के रात 9 बजे किया करूंगा, उनके लिए जो, ताकि जो लोग ज्वाइन बटन के थ्रू मेंबर्स हैं उनके प्रति मेरी जवाबदेही। तो वहां सिर्फ रविवार को यूट्यूब पर रात के 9 बजे मैं लाइव करूंगा, बाकी लाइव यहीं होगा। यहीं आइए, हर जगह। पिन में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने ये दे दिया है, नरेंद्र डिस्क्रिप्शन में अपना ये लिंक डाल देना जो लाइव वाला है, ताकि आपको आसानी हो। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।